आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। Today we will study the chapter number 2, The Road Not Taken by Robert Frost of class 9, book Beehive. This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common and ordinary experiences. Let's know in details about the subject matter of the poem. आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता द रोड नॉट टेकन बाय का अध्ययन करेंगे, जो जीवन में चुनाव के महत्व पर आधारित है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द चॉइस। मेकिंग चॉइस हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ बिकॉज टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ और टू गिव अ न्यू डायरेक्शन देयर आर मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। लेट्स टॉक इन मोर डिटेल्स दिस टाइम. Suppose you have passed from class 10 to 11th and you are good in both math and science. You have to choose one of these two subjects. If you choose mathematics, you will become an engineer, and if you choose science subject, then you will become a doctor. मान लीजिए आप कक्षा 10वीं से 11वीं में आ गए हैं। यह आपको यहाँ गणित और विज्ञान में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। यदि आप गणित विषय को चुनाव करते हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे, व यदि आप विज्ञान विषय चुनते हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे। अर्थात जीवन में चुनाव करना जो यह प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण परिणाम देती है। दिस डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इलेक्शन गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन that the poet described in his life. Now, how the experiences unfold. Pehla stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. आइए पहली पंक्ति को समझते हैं। Two roads diverged in a yellow wood. यहाँ रोड्स का संबंध दो चुनावों वाली चॉइस से लिया गया है। यहाँ डाइवर्स का अर्थ भिन्न दिशाओं में जाना, यानी कि डिवाइडेड होना है। टू रोड डाइवर्स का अर्थ हुआ एक सड़क जो आगे जाकर दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गई है, अर्थात अलग अलग गंतव्य तक यात्री को ले जाएगी। आगे लिखा है इन अ येलो वुड। यहाँ वुड का आशय जंगल यानी कि फॉरेस्ट है। यहाँ कवि वुड शब्द का प्रयोग संसार के लिए करता है। येलो शब्द से जंगल में पतझड़ के मौसम यानी ऑटम मौसम को दर्शाया है, क्योंकि ऑटम में के मौसम में पत्तियां परिपक्व होकर पीली पड़ जाती है तथा पेड़ से गिरने लगती है, जिसके कारण जंगल का रंग पीला दिखाई देता है। इन अ येलो वुड का आशय सांसारिक जीवन से लिया है, इसलिए पूरी पंक्ति का आशय दो अलग अलग निर्णयों में हमें इस सांसारिक जीवन में हमें अलग अलग दिशाओं की ओर ले जाते हैं। यहाँ रोड का आशय हमारी चॉइस से है। दूसरी पंक्ति है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ सॉरी शब्द से कवि अपनी विवशता को या मजबूरी को व्यक्त करते हुए कहता है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी मैं दोनों रास्ते यानी चॉइस पर नहीं चल सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर दो अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकता। इसलिए मुझे दो रास्तों यानी कि चॉइस में से एक का चुनाव करना होगा। इस पंक्ति से कवि चॉइस यानी चुनाव प्रक्रिया की ओर प्रकाश डालता है। तीसरी पंक्ति है एंड लुक्स डाउन एज फार एज आई कुड। यहाँ लुक्ड का अर्थ है निगाह डालना, यानी कि एग्जामिन करना, निरीक्षण करना। यहाँ दोनों रास्तों को बड़े ही गौर से कवि देखता है और उन रास्तों का निरीक्षण करता है। एज फार एज आई कुड, जितना दूर हो सके उतनी दूर तक यात्री देखता है। जो रास्ता उसे दिखाई दे रहा था, जहां तक हो सके वह विचार करने लगता है और सही रास्ते का चुनाव हो सके इस हेतु अपने विचार मंथन करता है और रास्तों को बड़े ही गौर से देखता है। अगली पंक्ति है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यहाँ बेंट अर्थ का शब्द का अर्थ है मुड़ना। अंडरग्रोथ शब्द का अर्थ है झाड़ झाकड़, यानी कि स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे, पेड़ों के नीचे उगी हुई घास, जिसको हम हर्ब्स भी कहते हैं।
टू वियर इट बैंड से तात्पर्य है कि जो रास्ता आगे कुछ जाकर मुड़ गया था। कहाँ मुड़ गया था? इन द अंडरग्रोथ, यानी कि झाड़ियों में, झाड़ झंझट में, यानी हर्थ में, छोटे प्लांट्स में रास्ता जाकर मुड़ गया, जिसके कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिस रास्ते का उसे चुनाव करना था वह स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण चुनाव करने में असमर्थता महसूस करता है, यानी कि उसको रास्ते को चुनने में उसको असहजता महसूस होती है, क्योंकि दोनों ही रास्ते आगे चलकर आंखों से ओझल हो गए थे, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि झाड़ियों में वो मुड़ गए थे। आइए अगला स्टेंजा पढ़। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had really worn them about the same. आइए अगले स्टेंजे की पहली पंक्ति को समझते हैं। Dan took the other just as fair। यहाँ Dan took the other का अर्थ है उन दो रास्तों में, यानी कि चॉइसेस में एक का चुनाव कर लिया। Just as fair यानी उस समय जो उसे उचित लगा। Just as fair का अर्थ होता है फेयर चॉइस, यानी कि उचित निर्णय। यानी कवि यहाँ कहता है उन दो रास्तों में जो उसे उचित रास्ता लगा उसका चुनाव वह कर लेता है। आइए अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। And having perhaps the better claim। यहाँ बेटर क्लेम यानी कि मोर अपीलिंग, जो ज्यादा अच्छी थी, जो चॉइस उसको ज्यादा अच्छी लगी थी, उसका वो चुनाव करता है। यहाँ परहैप्स का अर्थ है संभवतः, यानी कि पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, कहता है कि मैंने संभवतः उस रास्ते को चुना जो मुझे अधिक उचित लगा। आइए तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। यहाँ ग्रेसी का अर्थ है घास भरा या हरा भरा, और वांट का अर्थ यहाँ यह है कि अभाव होना, यानी कि ले के अर्थ में यहाँ इसका प्रयुक्त हुआ है। वियर का अर्थ वैसे तो पहनना होता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है घिस जाना या उपयोग में लिया हुआ होना, जो उपयोग के लायक नहीं है। फैग या वेंट आउट, फैग या वेयर आउट का अर्थ के रूप में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ वांटेड वेयर का अर्थ हुआ लेस ट्रेवल्ड के अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। कवि यहाँ चुने गए रास्ते का कारण बताता है कि मैंने उस रास्ते का क्यों चुनाव किया। वह कहता है कि जो रास्ता था उसकी घास एकदम फ्रेश थी, यानी कि उपयोग में ली हुई नहीं थी। यानी कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जिसका उपयोग बहुत ही कम लोगों ने किया है। यहाँ कवि का आशय है कि मैंने उस चॉइस का चुनाव किया जिसको बहुत कम लोगों ने चुनते हैं, यानी भेड़ चाल की तरह दूसरों का अनुसरण मैंने नहीं किया। इससे कवि के साहसी होने का प्रमाण मिलता है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। यहाँ एज फॉर दैट का प्रयोग कवि उस रास्ते के लिए करता है जो पाथ या रास्ता लेस यूज्ड, यानी कि कम उपयोग में लिया गया है या ट्रेवल किया गया है। अगली पंक्ति में कवि कहता है हैड गॉन देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ वॉन यानी वियर की जो थर्ड फॉर्म है वॉन का उपयोग में लिया हुआ। तो यहाँ कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि उसे संदेह है कि जिस रास्ते को उसने चुना है वह ये समझता है कि जिसका चुनाव बहुत कम लोगों ने किया होगा, परंतु उसे ये संदेह है कि हो सकता है उन दोनों रास्तों का उपयोग समान रूप से लोगों ने उतना ही किया हुआ हो सकता है, चुनाव किया हुआ हो सकता है। यानी यहाँ कवि अपने चुनाव पर भी संदेह करता है। इन पंक्तियों से वह यह व्यक्त करता है। अगले दो पद्य स्टेंजा अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।